तो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले हमें हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में हुए 3 इवेंट्स को जानना जरूरी है। तो पहला इवेंट 1945 का है, जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस ने एक जापानी सिटी हिरोशिमा पर पहला एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया। जापान ने सरेंडर नहीं किया तो 3 दिन बाद यूएस ने दूसरा एटॉमिक बॉम्ब जापान पे गिरा दिया। बहुत लोग मरे, जापान ने सरेंडर भी किया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म भी हो गई। लेकिन दुनिया भर में न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने की बातें चलने लगी। हर कंट्री ये चाहता था कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करे, क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया था कि अगर उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज नहीं होंगी तो वो इस न्यू एज वॉर में पीछे रह जाएंगे। अब दूसरा इवेंट 1966 का है, जब एक इंडियन साइंटिस्ट न्यूक्लियर पावर को बढ़ावा देने की बात करता है, न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की बात करता है, और उसके कुछ दिन बाद वो एक प्लेन क्रैश में मारा जाता है। और तीसरा इवेंट 1974 का है, जब इंडिया अपना सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट करता है पोखरण राजस्थान में, जिसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इस न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से इंडिया उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाता है जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज थी, और इस सक्सेस का सारा क्रेडिट पूरा इंडिया सिर्फ एक आदमी को देता है जो 8 साल पहले इस क्रैश में मारा गया था, और वो है द वन एंड ओनली डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो डॉक्टर भाभा की लाइफ को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा लगभग 120 साल पहले, जब इंडिया की एक बहुत ही रिच पारसी फैमिली, जिनके हेड जहांगीर होरमज़ी, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के, उनके यहां 30 अक्टूबर को जन्म होता है होमी जहांगीर भाभा का। अब क्योंकि ये बहुत ही रिच फैमिली है तो उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की गई थी, और उनकी पढ़ाई भी मुंबई के बेस्ट स्कूल्स में हुई है। 1927 में जब वो 18 साल के होते हैं तो उन्हें कैम्ब्रिज भेज दिया जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। अब जैसे हमारी इंडियन फैमिलीज में होता है, उनका ये डिसीजन उनके पापा होरमज़ी और उनके अंकल दोरबजी टाटा ने लिया था, लेकिन कैम्ब्रिज जाके उनका इंटरेस्ट फिजिक्स के अंदर डेवलप हुआ, और उन्होंने अपने पापा को एक लेटर लिखा कि बिजनेस और जॉब एज अ इंजीनियर मेरे लिए नहीं है, मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में है और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम फिजिक्स के अंदर करूंगा। अब बात यह है कि उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में क्यों डेवलप हुआ। उस दौरान जब वो कैम्ब्रिज में थे तो दुनिया भर में फिजिक्स की रिसर्च बढ़ती जा रही थी। ये टाइम था हाइजेनबर्ग का, ये टाइम था नील्स बोर का, ये टाइम था एनरिको फर्मी का, और उस दौरान पॉल डायरेक, जो कि एक मेजर साइंटिस्ट थे कैम्ब्रिज में, वो आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम कर रहे थे। तो उनका इंटरेस्ट फिजिक्स के अंदर और गहरा हो गया। जब उनके फादर ने उन्हें यह परमिशन दे दी कि वो फिजिक्स पे काम कर सकते हैं, तो उन्होंने फिजिक्स के अंदर बहुत रिसर्च की, बहुत थ्योरीज के ऊपर काम किया और बहुत फेलोशिप्स भी जीती। उन्होंने नील्स बोर के साथ काम किया, जिन्होंने एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया था। उन्होंने एनरिको फर्मी के साथ काम किया, जिन्होंने दुनिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। और 1935 में होमी भाभा गॉट हिज पीएचडी ऑन कॉस्मिक रेडिएशन। अब क्योंकि उनकी पीएचडी खत्म हो चुकी है तो हम उन्हें डॉक्टर भाभा बोल सकते हैं। 1939 में डॉक्टर भाभा इंडिया आते हैं वेकेशंस पे, और उसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है। डॉक्टर भाभा चाहते थे कि वो इंग्लैंड जल्दी से जल्दी जाके अपनी रिसर्च कंटिन्यू करें, लेकिन डेस्टिनी उन्हें कहीं और ही ले जाने वाली थी। सितंबर 1, 1939 को जर्मनी पोलैंड को इन्वेड करता है, और उसके 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, जहां से स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर 2।
अब वर्ल्ड वॉर टू के दौरान क्योंकि डॉक्टर भाभा इंग्लैंड वापस नहीं जा पाए, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इस दौरान मैं इंडिया में ही काम कर लेता हूं, और उन्होंने इंडिया के कुछ फिजिसिस्ट को कांटेक्ट किया। सीवी रमन जी जो खुद ही एक बहुत फेमस फिजिसिस्ट हैं, वो उस दौरान आईआईएससी बेंगलोर में काम कर रहे थे, और उन्होंने डॉक्टर भाभा को अपने साथ काम करने के लिए इनवाइट किया। डॉक्टर भाभा आईआईएससी आते हैं और वहां पे उनकी मुलाकात होती है विक्रम साराभाई से, जो उनके बहुत ही अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। और अब वर्ल्ड वॉर टू को कुछ टाइम हो चुका था और साल था 1945, और इस साल हमारा पहला इवेंट होता है। 6 अगस्त 1945 को यूएस एक जापानीज सिटी हिरोशिमा पे पहला एटॉमिक बॉम्ब गिरा देता है। जब जापान सरेंडर नहीं करता तो उसके 3 दिन बाद वो नागासाकी, जो कि एक दूसरा सिटी है जापान का, उस पे दूसरा एटॉमिक बॉम्ब गिरा देता है, और उसके बाद जापान सरेंडर करता है और वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाती है। लेकिन यहां पे डॉक्टर भाभा एटॉमिक एनर्जी की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करते हैं और वो फैसला लेते हैं कि वो इंडिया में रह के एटॉमिक एनर्जी को प्रमोट करेंगे। इसीलिए 1945 में वो बॉम्बे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं एक ऐसा स्कूल खोलने की जहां पे फंडामेंटल फिजिक्स पे रिसर्च हो सके, और कुछ टाइम बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का फॉर्मेशन होता है, और उसके साथ साथ इंडिया में एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन का फॉर्मेशन भी होता है, जिसे डॉक्टर भाभा लीड करते हैं एज अ चेयरमैन। और ये बात है इंडियन इंडिपेंडेंस के 11 दिन बाद की 26 अगस्त 1947। डॉक्टर भाभा का विजन था कि वो इंडिया के लिए एक न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम डेवलप करे, जहां पे इंडिया अपने कंट्री के थोरियम रिजर्व्स यूटिलाइज कर पाए न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने के लिए। लेकिन यहां पे दिक्कत ये आती है कि आप थोरियम का यूज करके डायरेक्टली न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं चला पाते हो, आपको यूरेनियम चाहिए होता है, और इंडिया में यूरेनियम रिजर्व्स बहुत कम है, और जो है इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उन्हें माइन करने का। तो इंडिया हेल्प मांगता है फ्रांस और ब्रिटेन से, और ब्रिटेन एग्री कर जाता है आपको हेल्प करने के लिए। तो ब्रिटेन की मदद से इंडिया अपना सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप करता है 1956 में। इसका नाम होता है अप्सरा, और उसके कुछ टाइम बाद इंडिया अपना दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप करता है, इसका नाम होता है साइरस। अब परेशानी ये थी कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया ने बनाए थे वो सब एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर थे। तो डॉक्टर भाभा ये समझ जाते हैं कि अगर उन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर कॉमर्शियल पर्पस के लिए चाहिए तो उन्हें किसी बड़े कंट्री से हाथ मिलाना पड़ेगा, और वो जाते हैं अमेरिका के पास हेल्प मांगने के लिए। अब अमेरिका को इंडिया के थोरियम रिजर्व्स में बहुत इंटरेस्ट था, और इसीलिए अमेरिका राजी हो जाता है इंडिया को हेल्प करने की, और इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट 1969 में बनता है तारापुर में। तो यहां टाइमलाइन थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। हमने कहा है कि 1969 में इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप होता है तारापुर में, लेकिन डॉक्टर भाभा की डेथ होती है 1966 में, 3 साल पहले। तो यह समझने के लिए हमें थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा 1962 में, जब इंडिया और चाइना वॉर पे थे और इंडिया ये वॉर हार जाता है। As wave after wave of Chinese overflowed their position. उसके लगभग 2 साल बाद 1964 में चाइना अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करता है। अब उसके लगभग 1 साल बाद 24 अक्टूबर 1965 में डॉक्टर भाभा ऑल इंडिया रेडियो पे ये अनाउंस करते हैं कि मैं 18 महीने के अंदर इंडिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर दूंगा। और जब थोड़े टाइम बाद 6 जनवरी 1966 को वो अपनी इस डिजायर को दोबारा एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके एग्जैक्टली 18 दिन बाद 24 जनवरी 1966 को उनकी डेथ हो जाती है एक प्लेन क्रैश में, और उनके साथ साथ 117 पैसेंजर भी होते हैं, और एक भी पैसेंजर इस एक्सीडेंट को सरवाइव नहीं कर पाता। अब यहां पे स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये एक्सीडेंट होता है फ्रेंच एल्प्स में, जो बहुत ही डेंस माउंटेनियस रीजन है, और इसी वजह से जो फ्लाइट क्रैश हुई थी उसके स्क्रैच्ड पार्ट, उसके स्पेयर पार्ट्स भी किसी को नहीं मिले, और इसी वजह से हम उस एक्सीडेंट का कारण कभी भी डेफिनेटली नहीं बता पाए। अब क्योंकि उस प्लेन क्रैश का कोई डेफिनेट रीजन हमारे पास नहीं है, तो लोग अलग अलग थ्योरी लेके आते हैं। फ्रेंच अथॉरिटीज का कहना था कि ये एक्सीडेंट पायलट की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से हुआ है, और कुछ लोग ये भी मानते हैं क्योंकि डॉक्टर भाभा बार बार एटॉमिक बॉम्ब डेवलप करने की बात कर रहे थे, तो इस एक्सीडेंट के पीछे का रीजन CIA भी हो सकती है। खैर रीजन कुछ भी हो, लेकिन डॉक्टर भाभा की डेथ की वजह से इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम
को एक मेजर सेटबैक लगा। अब उसके बाद होमी सेथना जी को एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हेड बनाया गया और उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट करवाने में। लेकिन यह टेस्ट इतना इजी था नहीं जितना हम बोल रहे हैं। इंडिया की न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी और इसे और डिफिकल्ट बना दिया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ने, एनपीटी। अब इस ट्रीटी का एम था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हो रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन्हें स्लो डाउन करना या रोक देना। अब इंडिया का मानना यह था कि न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल बस कुछ ही कंट्रीज के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे उन्हें अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी सरेंडर करने चाहिए ताकि किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना रहे। The basis of that treaty is, to put it quite bluntly, you do what I tell you to do, but don't do what I do. Now, it's totally unacceptable. बट क्योंकि यह बात नहीं मानी गई तो इंडिया ने एनपीटी पे साइन नहीं किया। अब 1972 में यह डिसीजन लिया गया कि इंडिया के दो मेजर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन एक साथ मिलकर काम करेंगे, जिसके चलते 18 में 1974 को इंडिया ने अपना सबसे पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरान राजस्थान में और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और पोखरान 1। अब इस टेस्ट के बाद इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है और अमेरिका 1978 में इंडिया को कोई भी न्यूक्लियर हेल्प देने से बिल्कुल मना कर देता है। We've seen recently India evolve an explosive device. The United States is deeply concerned about the consequences of the uncontrolled spread of this nuclear weapon capability. हालांकि ये डिसीजन बाद में वापस ले लिया गया ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में। इंडिया के पास आज बहुत बेहतरीन न्यूक्लियर पावर है और जाने अनजाने सारा देश इस बात का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को देता है और जिसे हम द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहते हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा।